हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। तो हमने पिछली ये आज हमारी सेकंड क्लास है केमिकल काइनेटिक्स की। प्रीवियस क्लास के अंदर हमने रेट ऑफ रिएक्शन डिस्कस की थी और मैंने ये डिस्कस किया था कि रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट जिस स्पीड से गायब होते हैं, रिएक्टेंट जिस स्पीड से डिसअपियर होते हैं, वही रेट ऑफ रिएक्शन है, या प्रोडक्ट जिस स्पीड से फॉर्म होते हैं वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो मैंने डिस्कस किया था रेट ऑफ रिएक्शन इज प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन विद टाइम इंटरवल। प्लस का मतलब होता है इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और माइनस का मतलब होता है डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम रिएक्टेंट के टर्म में ले रहे हैं, अगर रिएक्शन हमारे रिएक्टेंट के टर्म में है तो माइनस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी डिस्कशन में आया था, और प्रोडक्ट के टर्म में है तो आर इक्वल टू आ जाएगा प्लस डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। तो चलो आज हम आगे कुछ एग्जांपल से इसको डिस्कस करते हैं। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रेट है वो किस तरह से उसको एक्सप्रेस करेंगे, आज हमारा वो डिस्कशन है। तो ये देखो, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं। कंसीडर दिस रिएक्शन PCl5 gives PCl3 plus Cl2. Now in this reaction, तो यहां पर देखो जिस स्पीड से PCl5 गायब हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या है, जिस स्पीड से PCl5 गायब हो रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये भी तो कह सकता हूं कि जिस स्पीड से PCl3 बन रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है, तो ये भी सही है। और ये भी कह सकता हूं कि जिस स्पीड से Cl2 फॉर्म हो रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन है। तो यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो रिएक्टेंट, या रिएक्टेंट कौन है? PCl5। प्रोडक्ट कौन है? PCl3 एंड Cl2। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिसअपियरेंस रेट ऑफ PCl5 एंड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू फॉर्मेशन रेट ऑफ PCl3 और Cl2। तो देखो आप, rate of reaction is the disappearance rate of PCl5 और formation rate of PCl3 और formation rate of Cl2। यानी यहां पर जो ये रिएक्शन है उसको मैं ये PCl5 gives PCl3 plus Cl2। तो यहां पर जिस स्पीड से PCl5 गायब हो रहा है वही रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं यहां क्या लिख सकता हूं? रेट माइनस डी PCl5 अपॉन dt और प्लस dPCl3 अपॉन dt और प्लस dCl2 अपॉन dt। माइनस डिक्रीजिंग को बता रहा है, प्लस इंक्रीजिंग को बता रहा है। क्योंकि सपोज करो अगर PCl5 का के 10 मॉलिक्यूल्स 1 सेकंड में डिसअपियर हुए, तो उसी 1 सेकंड में 10 ये बन जाएंगे, 10 ये बन जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि सपोज करो PCl5 के 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड डिसअपियर हुए, तो उसी सेकंड में, उसी टाइम इंटरवल में 10 PCl3 बन जाएंगे, 10 Cl2 बन जाएंगे। तो जिस स्पीड से PCl5 गायब हो रहा है उसी स्पीड से PCl3 भी बन रहा है और उसी स्पीड से Cl2 भी बन रहा है। तो हमको इस इक्वेशन में अगर हमको ये मालूम है कि PCl5 किस स्पीड से गायब हो रहा है तो हमको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है। और अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि PCl3 किस स्पीड से बन रहा है तो भी हमको रेट ऑफ रिएक्शन मालूम है। और अगर हमको ये मालूम पड़ जाए कि इस रिएक्शन में Cl2 किस स्पीड से अपीयर हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, हमको मालूम है। क्योंकि ये सब एक दूसरे के इक्वल है, ये सारे एक दूसरे के इक्वल है। पर हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ PCl5, PCl3, Cl2 इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। इनके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं।
ये देखो N2O5 gives 2NO2 plus half O2। एक ये रिएक्शन ले ली मैंने। यहां N2O5 का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 1, NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट NO2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 और इस रिएक्शन में O2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हाफ है। तो यहां पर ये क्लियर है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसअपियरेंस रेट ऑफ N2O5, बिल्कुल सही है। यानी रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस डी N2O5 डिवाइड बाय dt। तो अब क्या मैं ये लिख सकता हूं, इज इक्वल्स टू फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2? नहीं लिख सकता। पिछले ने तो लिख दिया था PCl3 के लिए, क्योंकि वहां 1 मोल PCl5 जब डिसअपियर हो रहा था तो 1 मोल PCl5 डिसअपियर होगा तो उसी समय 1 मोल PCl3 बनेगा। बट यहां पर जब 1 मोल N2O5 डिसअपियर होगा तो 2 मोल NO2 बनेगा। 1 का 2 हो रहा है। 1 मोल N2O5 gives 2 मोल NO2। 1 मोल N2O5 gives 2 मोल N2O5। 1 का 2 हो रहा है, यानी 1 मोलिक्यूल N2O5 gives 2 मोलिक्यूल ऑफ NO2। 1 का 2 का मतलब ये हुआ, यानी 1 मोल N2O5 अगर पर सेकंड में डिसअपियर हुआ तो उसी सेकंड में 2 मोल NO2 बन गया। यानी NO2 का जो फॉर्मेशन है वो डबल स्पीड से हो रहा है। NO2 का जो फॉर्मेशन है वो डबल स्पीड से हो रहा है, जिस स्पीड से N2O5 गायब हो रहा है। अगर N2O5 x स्पीड से गायब हो रहा है तो वो 2x की स्पीड से बन जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2 है वो डिसअपियरेंस रेट ऑफ N2O5 के बराबर नहीं आएगा इस इक्वेशन में, क्योंकि यहां जिस स्पीड से ये गायब हो रहा है उसकी डबल स्पीड से बन रहा है। ठीक है, तो इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इनटू 1/2। यानी अगर हमारे को इस केमिकल रिएक्शन में हमको N2O5 का डिसअपियरेंस रेट दे रखा है तो वो तो रेट ऑफ रिएक्शन है, पर अगर हमारे को इस इक्वेशन में इस रिएक्शन के लिए NO2 का फॉर्मेशन रेट गिवन है तो हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल नहीं ले सकते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2 को क्या करना पड़ेगा, ये D प्लस ये किसको बता रहा है, प्लस DNO2 अपॉन dt, मतलब फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2। ठीक, ये हो गया फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2। अब मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, यानी जो ये वैल्यू आ रही है उसको हाफ कर दूं तो वो डिसअपियरेंस रेट ऑफ N2O5 के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2 इज डिफरेंट वैल्यू है और रेट ऑफ रिएक्शन डिफरेंट वैल्यू है। तो इसको इक्वेट करने के लिए क्या करूंगा मैं, DNO2 अपॉन dt इंटू 1/2। अब यहां पर मैं क्या ये लिख सकता हूं, फॉर्मेशन रेट ऑफ O2 लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि जिस स्पीड से N2O5 गायब हो रहा है उसकी हाफ स्पीड से O2 बन रहा है। ये 1 गायब हुआ तो ये हाफ बना, सपोज करो ये 10 गायब हुए तो ये 5 बनेंगे। तो अगर हमको किसी क्वेश्चन के अंदर ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के अंदर हमको NO2 का फॉर्मेशन रेट गिवन है, तो NO2 के फॉर्मेशन रेट क्या गिवन है, NO2 का फॉर्मेशन रेट गिवन है, यानी DO2 अपॉन dt गिवन है। तो हमको उससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमने फॉर्मेशन रेट ऑफ NO2 को डिवाइड किया हाफ से, तब वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आया। तो यहां पर अगर मैं बोलूं तो यहां देखो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 दो डिफरेंट टर्म है, दो डिफरेंट वैल्यूज हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन तो हो गई हमारी
प्लस DnO2 अपॉन dt अगर NO2 के टर्म में है डिवाइड बाय हाफ। पर अगर मेरे से खाली क्वेश्चन ये पूछा गया कि व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, व्हाट इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2, तब हम क्या लिखेंगे? तब हम लिखेंगे प्लस DnO2 अपॉन dt। ये रहेगा हमारा आंसर। इसी तरह से अगर मैं ये लिखूं, मैं ये बताऊं, ये आ जाए कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल्स टू प्लस मतलब इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन DO2 अपॉन dt। तो इससे आप ये भी डिफरेंट, आप इस एग्जांपल से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि यहां पर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 है, नीचे सबसे जो आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं बता रहा हूं, नीचे का मैंने लिखा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इक्वल्स टू प्लस DO2 अपॉन dt। तो जरूरी नहीं है कि किसी भी रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ फॉर्मेशन हो और डिसअपीयरेंस हो वो रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो। हम एक दो एग्जांपल और देखते हैं, अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो अपन N2 प्लस थ्राइस S2, N2 प्लस थ्राइस S2 gives 2NH3। हम इस रिएक्शन की रेट की बात करें तो यहां पर यहां पर रेट क्या हो जाएगा? यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगा वो माइनस dN2 अपॉन dt के बराबर होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि N2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। और यहां पर H2 के लिए क्या होगा बताओ? तो माइनस dH2 अपॉन dt होगा? नहीं, माइनस dH2 अपॉन dt तो माइनस dH2 अपॉन dt तो क्या हो जाएगा? डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2। ये क्या है? इट इज नॉट रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि यहां जिस स्पीड से N2 गायब हो रहा है उससे 3 टाइम मोर फास्ट H2 गायब हो रहा है। अगर N2 का 1 मॉलिक्यूल या N2 का 1 मोल गायब हुआ तो उसी समय H2 के 3 मोल गायब हो जाएंगे। यानी ये जिस स्पीड से N2 गायब हो रहा है उससे 3 टाइम मोर फास्ट H2 हाइड्रोजन गायब हो रहा है। तो ये दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करो। और ये क्या है? प्लस dNH3 अपॉन dt क्या है? फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3। तो जिस स्पीड से N2 गायब हो रहा है उसकी डबल स्पीड से NH3 फॉर्म हो रहा है। जिस स्पीड से N2 गायब हुआ है उसकी डबल स्पीड से NH3 बन रहा है, क्योंकि NH3 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है। तो मैं इसको इक्वेट नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं डिवाइड बाय 2 करूं तो ये सब इक्वल आ जाएंगे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करना पड़ेगा फॉर्मेशन रेट और डिसअपीयरेंस रेट में, तब वो रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर आएगा। यहां पर अगर मैं बोलूं डिसअपीयरेंस रेट ऑफ H2 क्या है, तो आप लिखोगे माइनस dH2 अपॉन dt। बिल्कुल सही। लेकिन अगर आ जाए रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ H2 तो माइनस dH2 अपॉन dt, रॉन्ग। लेकिन 1/3 कर दिया, करेक्ट। तो डिसअपीयरेंस रेट की वैल्यू अलग आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू अलग रहेगी। यहां पर देखो, अगर मैं ये कहूं फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3 क्या होगा? प्लस dNH3 अपॉन dt। यानी फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3 क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद टाइम। फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3 क्या है? इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ NH3 विद टाइम। बट रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ NH3, तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर इन टर्म ऑफ NH3 लूं मैं तो वो प्लस dNH3 अपॉन dt नहीं लिखेंगे। ये तो रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 1/2 से।
तो ये अब आपको दो एग्जांपल दे दिए, तो इन एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया कि डिसअपीयरेंस रेट और रेट ऑफ रिएक्शन दो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। डिसअपीयरेंस रेट सीधा ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन में डिसअपीयरेंस रेट को स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से, ये क्या है, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ S2 डिवाइड बाय 3। यहां पर क्या है, ये क्या है, फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। तो अगर डिसअपीयरेंस रेट को डिवाइड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट करूं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दूं, जैसे H2 का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड किया तो रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगी। सिमिलरली अगर हमारे पास फॉर्मेशन रेट गिवन है, तो फॉर्मेशन रेट को रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो उसकी फॉर्मेशन रेट में डिवाइड कर दो उसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से। जैसे NH3 का फॉर्मेशन रेट गिवन है, NH3 का फॉर्मेशन रेट गिवन है, तो इसको रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, फॉर्मेशन रेट ऑफ NH3 डिवाइड बाय 2। तो एक जनरल एक्सप्रेशन हमारे सामने आ रहा है, ये एक जनरल कंसेप्ट हो गया, जनरलाइज्ड हो गया कि सपोज करो मेरे पास एक रिएक्शन है N1A N2B गिव्स M1C M2D। तो यहां पर क्या होगा, रेट माइनस DA अपॉन DT, क्या हो गया ये, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ A इनटू डिवाइड बाय N1 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हो गई रेट ऑफ रिएक्शन। ये रेट ऑफ रिएक्शन है नहीं, अभी आप बोर्ड पे क्या देख रहे हो, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ A। पर अगर मैंने इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया तो ये आ गई इस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन। फिर देखो बच्चों, माइनस dB अपॉन dt, ये है डिसअपीयरेंस रेट ऑफ B, इसको डिवाइड कर दो N2 से, तो ये आ गई रेट ऑफ रिएक्शन। सिमिलरली प्लस DC अपॉन dt, प्लस DC अपॉन dt, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ C, फॉर्मेशन रेट ऑफ C, बट डिवाइड बाय M1, तो ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। ये प्लस DD अपॉन DT, यानी ये हो गया फॉर्मेशन रेट ऑफ D, डिवाइड कर दिया हमने M2 से, ये आ गया रेट ऑफ रिएक्शन। चलो, तो अब कम से कम आपको ये समझ में आ गया कि किसी रिएक्शन के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे। खैर, अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, ये एक रिएक्शन दे रखा है हमारे को, 4NH3 प्लस 5O2 gives 4NO प्लस 6H2O, और इसमें हमको दे रखा है द फॉर्मेशन रेट ऑफ NO, यानी इसका फॉर्मेशन रेट ऑफ NO गिवन है हमारे पास RNO2, RFNO2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड कितना है, 3.6 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकंड, ये गिवन है हमारे को, ये तो क्वेश्चन में गिवन है, ये रहा। अब फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ऑक्सीजन। चलो, इसने तो खाली डिसअपीयरेंस रेट ऑफ ऑक्सीजन पूछा है, हम सभी निकाल लेते हैं। देखो, अब मैं इसमें क्या करूंगा, R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस DNH3 अपॉन DT इंटू 1/4, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गई, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ अमोनिया इंटू 1/4, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ O2 DT इंटू 1/5 इक्वल्स टू प्लस DNO अपॉन DT इंटू 1/4 इक्वल्स टू प्लस DH2O अपॉन DT इंटू 1/6। तो इसका, इस रिएक्शन का मैंने इसको एक्सप्रेस कर दिया।
अब हमारे को ये दोनों भी तो, अब ये दोनों भी तो इक्वल है। मैं इस पोर्शन को अलग से लिख रहा हूं। हमको क्या पूछा है? हमको पूछा है माइनस DO2 अपॉन dt की वैल्यू पूछी है। क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट इज माइनस DO2 अपॉन dt, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू हमारे को क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है, माइनस DO2 अपॉन dt की वैल्यू। तो इस एक्सप्रेशन से क्लियर है, ये लिख सकता हूं मैं, बिल्कुल। ये रहा, मैंने इसको वापस कॉपी किया, कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मैं इस फाइव को यहां से हटा दिया, इधर ले लिया, ले सकता हूं, या 1/5 था, 1/5 को उधर ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा? माइनस DO2 अपॉन dt की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस DNO2 अपॉन, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू हमारे को क्या गिवन है? इसकी वैल्यू हमारे को गिवन है, कितनी गिवन है? 3.6 इंटू 10⁻³ (3/4). अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो अगर मैं ये हटा दूं तो डिवाइड बाय 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये आ जाएगा 45 और इंटू 10⁻⁻⁴, या फिर 4.5 इंटू 10⁻, बस कैलकुलेशन की है मैंने, 4.5 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, कभी कभी बाई चांस मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए तो थोड़ा उसको अवॉइड करो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन है, तो मैं तो माइंड में करता हूँ, तो बहुत बार सिंपल कैलकुलेशन भी मेरे से रॉन्ग हो जाती है, तो उसको अवॉइड कर लिया करो। वैसे करता नहीं हूं, पर कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या आ गया हमारे पास आंसर? 4.5 इंटू 10⁻⁻3। अब ये हमारे पास आंसर आ गया, लेकिन अगर हमारे को रेट ऑफ रिएक्शन पूछे तो क्या होगा? देखो, तो रेट ऑफ रिएक्शन, जैसे ये तो हमको क्या पूछा? दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2। अब आप देखो, अगर मुझे ये पूछ लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो मेरे पास एक आंसर जो मैंने निकाल के रखा है वो ये आया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ D, मतलब डिसअपियरेंस ऑफ O2 मेरे पास कितना आया? 4.5 इंटू 10⁻⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकंड, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ O2, और ये गिवन था। अब देखो, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? प्लस DNO अपॉन dt इंटू 1/4। आपका कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड कर रहा हूं। R इक्वल्स टू प्लस DNO अपॉन dt इंटू 1/4। R इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? प्लस DNO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी गिवन है? ये गिवन है, ये हमारे को क्या गिवन है? ये हमको गिवन है 3.6 इंटू 10⁻⁻, तो हमारे को इसकी वैल्यू न्यूमेरिकल में कितनी गिवन है? ये गिवन है ना, 3.6 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 1/4, ये हमको गिवन है। हमारे को प्लस DNO अपॉन dt, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO कितना गिवन है? 3.6, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, ये रहा। तो ये क्या आ जाएगा? 9 इंटू 10⁻⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा, क्योंकि 0.9 आएगा, 0.9 को मैंने 9 कर दिया तो इधर ये कर दिया। ठीक है, तो 9 इंटू 10⁻, ठीक है, क्योंकि ये 0.9 है, तो 0.94, ये 0.9 आएगा, 0.9 को मैंने 9 लिखा तो इधर 10⁻² कर दूंगा बेटा। अच्छा, अब
ये मैंने रेट ऑफ रिएक्शन निकाली, तो इस रिएक्शन का रेट क्या है 9 इंटू 10⁻⁻2 मोल्स पर लीटर पर सेकंड। चलो मैं रेट ऑफ रिएक्शन ये भी तो है माइनस DO2 अपॉन dt इंटू 1/5, ये भी तो रेट ऑफ रिएक्शन ही है। ये ऑक्सीजन के डिसअपीयरेंस से रिलेटेड कर दी रेट ऑफ रिएक्शन, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ O2 इंटू 1/5, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 5 माइनस DO2 अपॉन dt की वैल्यू कितनी दे रखी है, ये रही। ये वैल्यू हमारे को कितनी दे रखी है जो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा 4.5 इंटू 10⁻³ 1/5। देख लो ये कितना आ गया 0.9 आ गया ना, ये कितना आ जाएगा, इसको इससे कैंसिल करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.9। तो 0.9 को क्या लिख रहा हूं मैं 9 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर सेकंड। प्रीवियस क्लास में जो मैंने आपको कहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे आप रिएक्टेंट के टर्म में निकालो चाहे प्रोडक्ट के टर्म में निकालो वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट को वहां कंफ्यूजन होता है और ठीक है ऑब्वियसली होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब आप इससे देख लो तो वो आपका कंफ्यूजन क्लियर है, क्योंकि मैंने यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली वो एक तरह से एक प्रोडक्ट स्पीशीज के, यहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन निकाली वो NO क्या है प्रोडक्ट है, तो यहां रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ प्रोडक्ट निकाली मैंने, तो क्या है 9 इंटू 10⁻² मोल्स पर लीटर पर सेकंड। यहां रेट ऑफ रिएक्शन मैंने इन टर्म ऑफ रिएक्टेंट निकाली है तो भी वही आई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही केस में बराबर एक जैसी आएगी। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्चुअल में बहुत अच्छा इनिशियल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्वेश्चन का लेवल तो आगे बहुत अच्छे से अच्छा बढ़ता जाएगा, लेकिन इन क्वेश्चंस को देख के और इन क्वेश्चंस का एनालिसिस करके ही आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। तो कंसेप्ट डेवलप होते हैं क्वेश्चंस करने से, कुछ चीजें थ्योरेटिकल एक्सप्लेन करने से क्लियर नहीं होती है। आप उसके उस कंसेप्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लो तो आप कंफर्ट फील करोगे, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ अब चीज समझ में आई, अब कॉन्सेप्ट समझ में आया। ध्यान देना। आप आगे हम और आगे एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं अलग अलग वेराइटी के। A chemical reaction 2A gives 4B plus C in gaseous phase occurs in closed vessel. ठीक है, the concentration of B is found to be increased by 5 into 10⁻³ moles in 10 seconds. Calculate the rate of appearance of B and the rate of disappearance of A. स्क्रीन पे बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से रीड कर लो, मैं सॉल्व करता हूं। सीधा है 2A gives 4B plus C, ये हमारे को इक्वेशन गिवन है। पहले सीधा अपन को किस पे फोकस करना है, इक्वेशन पे। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए सबसे पहले इस इक्वेशन के बेस पर हमने इसका एक्सप्रेशन लिख दिया -dA/dt इंटू 1/2। ठीक, ये 2A है, गिव्स 4B तो क्या आ जाएगा प्लस dB/dt इंटू 1/4 इज इक्वल टू प्लस dC/dt। ठीक है, यहां ये इसका सबसे पहले ऐसे लिख लिया करो आप। अब इसके अंदर हमारे को, अब इस क्वेश्चन में एक चेंज है, बिल्कुल एकदम सेम तो दूंगा नहीं मैं क्वेश्चन। इस रिएक्शन में जिस स्पीड से C का फॉर्मेशन हो रहा है वो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या, क्योंकि C का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। पर यहां पर हमारे को क्या दे रखा है, आप इस लाइन को ध्यान से वापस रीड करो जिस पे ब्लू अंडरलाइन लग रही है, जिस पे ब्लू अंडरलाइन लगाई है, इस लाइन को देखो ध्यान से। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, द कंसंट्रेशन ऑफ B is found to be increased by 5 into 10⁻³ mole in 10 seconds. तो क्या प्लस dB/dt की वैल्यू 5 into 10⁻³ है? नहीं, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग है ये बात। क्योंकि वो क्या बोल रहा है, क्योंकि यूनिट क्या होती है मोल्स पर लीटर पर सेकंड,
तो ये तो 10 सेकंड में इतना गायब हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना गायब होगा, सॉरी ये 1 सेकंड में इतना बन रहा है, सॉरी ये 10 सेकंड में इतना बन रहा है कि ये जो है ये वैल्यू कितने में बन रही है, 10 सेकंड में बन रही है, तो 1 सेकंड में कितनी बनेगी ये बताओ, तो डिवाइड करेंगे 10 से, तो प्लस dB अपॉन dt की वैल्यू, सबसे पहले बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, या 10 से डिवाइड नहीं करते हैं, क्योंकि ये तो 5 इंटू 10⁻³ मोल्स 10 सेकंड में बने हैं, यूनिट क्या है, मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड के लिए निकालना है ना, तो 10 सेकंड में इतना, तो 1 सेकंड में कितना, 10 से डिवाइड करो भाई, यूनिटरी मेथड है, तो कितना आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻⁴, अब आ गया मोल्स पर लीटर पर सेकंड, तो प्लस dB/dt की वैल्यू ये हो गई, द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B, द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ B, ये आ गया हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन और अपीयरेंस ऑफ B, ये आ गया, ठीक है, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A, तो हम इस रिलेशन को यूज करेंगे अगर हमारे को सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो -dA अपॉन, तो मैं यहां लिख देता हूं, मेरे पास प्लस dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी आई, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं -dA अपॉन dt इंटू 1/2 इक्वल्स टू प्लस dB अपॉन dt इंटू 1/4। तो मेरे से क्या पूछा है, तो मैं ये कर सकता हूं, ये 2 और ये गया, ठीक है, तो -dA अपॉन dt की वैल्यू किसके बराबर आ गई, -dA अपॉन dt की वैल्यू आ गई, ये 2 कट गया इससे 4 से, तो आ गया प्लस dB अपॉन dt इंटू 1/2। हमारे पास प्लस dB अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, हमारे पास प्लस dB अपॉन dt की जो वैल्यू है वो ये रही, तो हमारे ये वैल्यू यहां डाल दूंगा, 5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकंड। अगर इसने थर्ड क्वेश्चन और ये पूछ लिया होता कि इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन देखो बच्चों कैसे निकलेगा, हमारे पास -dA अपॉन dt आ गया, ठीक है, तो कि हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, -dA अपॉन dt इंटू 1/2, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन ये है -dA अपॉन dt इंटू 1/2, 2A है, तो माइनस, ठीक है, ये समझ में आ गया, -dA अपॉन dt तो डिसअपीयरेंस रेट है, और उसको 1/2 कर दिया क्योंकि इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना गिवन है 2। -dA अपॉन dt की वैल्यू कहां है, -dA अपॉन dt की वैल्यू यहां है, ठीक है, तो हम अब ये वाली वैल्यू यहां रख देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर सेकंड। ध्यान से देख लो, क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, और कभी कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार रिमाइंड करके वापस देख लो, उसको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन मिलते जुलते थे, ठीक है, खाली यहाँ मैंने एक चीज ये डाल दी ताकि आपको ये समझ में आए कि 10 से डिवाइड भी करना पड़ता है, पिछले वाले में तो पर सेकंड ही दे रखा था, डायरेक्ट ही दे रखा था। अब और भी एक क्वेश्चन करते हैं, वो और अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन।
रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर, ये वाला रिएक्शन दे रखा है Cl2 प्लस 2I माइनस, फॉन्ट अगर नहीं दिख रहे हो तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, और 2Cl माइनस प्लस I2, ये केमिकल रिएक्शन गिवन है जिस पे मैंने बॉक्स बना दिया, ये केमिकल रिएक्शन वापस लिख दी। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I वाज 0.5, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने ये ली है मोल्स पर लीटर। द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I वाज 0.5 मोल पर लीटर एंड कंसंट्रेशन आफ्टर, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन है ये, तो ठीक है, इनिशियली, ठीक। और आफ्टर 10 मिनट, 10 मिनट बाद क्या हुआ, आफ्टर 10 मिनट क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि I माइनस तो I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो डिक्रीज होकर कितनी हो गई, 0.46 मोल्स पर लीटर, 0.46 मोल्स पर लीटर। कैलकुलेट रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ I माइनस, तो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको ये फाइंड आउट करना है, एक तो ये फाइंड आउट करना है डिसअपीयरेंस रेट ऑफ I माइनस DI माइनस आयोडाइड DT, और अपीयरेंस रेट ऑफ I2, यानी दूसरा क्या क्वेश्चन पूछा है इसमें, प्लस I2 अपॉन DT का वैल्यू क्या होगा। तो देखो बच्चों, अब यहां पर ये क्वेश्चन फिर अलग आ गया। देखो तीन क्वेश्चन कराए हैं, सब में थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट अलग है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जाएंगे। अब यहाँ पर मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि हमको ये चैप्टर परमिशन देता है कि आप यूनिट को मोल्स पर लीटर पर सेकंड, मोल्स पर लीटर पर मिनट, मोल्स पर लीटर पर आवर ले सकते हैं। यहाँ आप मिनट को सेकंड में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो भी आपका आंसर कोई गलत नहीं करेगा, क्योंकि मैंने कहा ना क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी मिनट गिवन है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास माइनस, सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है, I माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखा है। तो व्हाट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसको मैं बोल रहा हूं इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ I माइनस इनिशियल, ये I माइनस इनिशियल, और ये है I माइनस फाइनल। समझ में आ गया, ये छोटा सा I लगाया है और ये F लगाया है। I मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, F मतलब फाइनल कंसंट्रेशन। तो हम माइनस, तो मैं निकाल रहा हूं डिसअपीयरेंस रेट ऑफ, ध्यान दो, डिसअपीयरेंस रेट ऑफ I माइनस, तो क्या हो जाएगा, माइनस DI माइनस अपॉन DT। ध्यान से देखना, अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन है ये सारे, ऐसा नहीं है कि खाली मैं एनसीईआरटी बुक के ही क्वेश्चन कराता हूँ, पढ़ाते वक्त जेईई मेंस और नीट के क्वेश्चन को भी टच करता हूँ, बहुत सारे रिफ्रेशर के अच्छे क्वेश्चन भी टच करता हूँ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, अब लिख सकता हूं क्योंकि dt है ये, तो dt का मतलब ये हो गया, और यहां dt का मतलब क्या है, टाइम फाइनल माइनस इनिशियल। अब मैं यहां वैल्यू रख दूं, तो क्या आ जाएगा, देखो बच्चों ध्यान से देखते रहो, फाइनल वैल्यू कितनी है 0.46 माइनस 0.5 डिवाइड बाय T2 कितना है, फाइनल टाइम कितना है 10, इनिशियल 0। मैंने क्या कहा, ये है T इक्वल्स टू 0 और ये T1 है और ये T2 है, ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है, ठीक है। तो ये इनिशियल टाइम हो गया Ti और ये Fi,
ठीक है, तो इनिशियली अगर रिएक्शन है तो ये है। मैं बीच अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो ये लास्ट क्वेश्चन करा के फिर थोड़ा वापस पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ। हर क्लास के अंदर 3-4 क्वेश्चन अपन फिक्स कर लेते हैं, करते रहेंगे, और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप भी करते रहो। तो ये क्या आ जाएगा, -0.04 डिवाइड बाय 10, और 2 बार माइनस आ गया ना, ठीक। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो ये आ गया 0.04 डिवाइड बाय 10। इसको मैंने सोल्व किया तो क्या आ गया, ये आ गया, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 0.004। कितना आ गया, 0.004। तो 0.004, तो डिसअपीयरेंस रेट हमारे पास क्या आई, डिसअपीयरेंस रेट आई 0.004, जो 4 इंटू साइंटिफिक नोटेशन में लिखूं, प्रेजेंटेशन में लिखूं तो 1 2 3 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर मिनट इनवर्स। मैंने क्या कहा, यूनिट परमिट कर दी है इस चैप्टर में, तो मिनट इनवर्स लिख दिया। आगे मेरी बात समझ में, देख लो कोई दिक्कत आ रही है क्या, ध्यान से देखो। मैं 2 मिनट इसीलिए रुका हूं, नहीं तो पॉज करके देख लो। अगर अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये हमारे को -di माइनस डिसअपीयरेंस रेट ऑफ आयोडाइड आ गया, तो हमारे पास -di/dt की वैल्यू कितनी आ गई, 4 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। अब वो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। मैं इसको हटा रहा हूं, अब मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 डिस्कस करूंगा। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 क्या होगा, देखो, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 ये हो जाएगा, ये रहा, प्लस di2/dt। तो मुझे अब मैं ये फाइंड आउट करना है मेरे को, ठीक है। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्लस di2/dt। तो फिर मैं इसके एक्सप्रेशन में जाऊंगा, कैसे, यहां रेट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -dCl2/dt इक्वल्स टू -di-/dt इंटू 1/2, मत भूलो, ठीक, -dCl-/dt इंटू 1/2, और फाइनली क्या आ जाएगा, प्लस di2/dt। तो मेरे पास, मैं इस इक्वेशन को और ये दोनों इक्वेशन भी एक दूसरे के इक्वेट है, तो मैं इससे ये कंक्लूजन आ गया कि मेरे पास di-/dt इंटू 1/2 ये किसके बराबर भी है, -dCl-/dt इंटू 1/2 के बराबर भी है, और प्लस di2/dt के बराबर भी है। तो मैं ये लिख सकता हूं, यस लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम, लिख सकता हूं ना मैं, क्योंकि इसको मैंने इक्वेट कर दिया। ये प्लस है बेटा, ये मिस्टेक हो गई, इसीलिए वापस लिख रहा हूं, ठीक है ना। ये तो माइनस आएगा, रिएक्टेंट है, यहां प्लस आएंगे, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। तो अब मैं इसी से मैंने -di-/dt इंटू 1/2 इक्वल्स टू प्लस di2/dt, इनको मैं इक्वल कर दूंगा। अब मुझे क्या निकालना है, प्लस di2/dt, तो किसके बराबर हो गया, -di-/dt इंटू 1/2 di2/dt। इसकी वैल्यू अभी मैं निकाल चुका हूं, इसकी वैल्यू, ठीक, डी कितनी निकाली थी,
4 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया 2 इंटू 10⁻³ मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। और ये का ये रेट ऑफ रिएक्शन भी आएगा, आ गया ना, क्योंकि रेट भी इसी के बराबर है। ये देखो, तो इस रिएक्शन का रेट कितना है 2 इंटू 10⁻³ मोल्स पर लीटर पर मिनट। इस रिएक्शन में Cl2 किस स्पीड से गायब हो रहा है, तो इसी स्पीड से गायब हो रहा है। इस रिएक्शन में I2 किस स्पीड से बन रहा है, तो इसी स्पीड से बन रहा है। लेकिन I- और Cl- के लिए ये वैल्यू आएगी 4 इंटू 10⁻³। ध्यान से देख लो, इज इट क्लियर? अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखो आप बच्चों, अब हम एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एंड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस कर रहे हैं। बस 5 मिनट में अपनी क्लास को मैं ओवर करूंगा। छोटा सा पॉइंट है, एवरेज रेट आप समझते हो। एवरेज रेट का मतलब हुआ जैसे उदयपुर से अहमदाबाद बस गई और 250 किलोमीटर की डिस्टेंस है। उदयपुर और अहमदाबाद का डिस्टेंस कितना है? उदयपुर और अहमदाबाद का डिस्टेंस है बेटा 250 किलोमीटर्स। ठीक है। अब अगर 5 आवर में हमारे को बस ने कहां पहुंचा दिया, अहमदाबाद पहुंचा दिया, तो हम क्या बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर की बस की स्पीड है एवरेज। पर हकीकत में देखा जाए तो वो बस शायद ही बहुत कम टाइम के लिए या कहीं कभी कभी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली होगी। बेसिकली वो बस जो है कभी 25 की स्पीड पे भी आई होगी, कभी 20 की स्पीड पे भी आई होगी, कभी 80 और कभी 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी आई होगी। क्योंकि जब एक बड़ा डिस्टेंस होता है उदयपुर से अहमदाबाद 250 किलोमीटर, तो उसके बस की स्पीड में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। तो हम कभी भी एवरेज रेट को से एक्चुअल रेट को, एवरेज रेट और एक्चुअल रेट को आपस में कंपेयर नहीं कर सकते हैं। या यूं बोलो एवरेज रेट तो पूरा डिस्टेंस कवर होने के बाद, यानी पूरी रिएक्शन कवर होने के बाद जो रिजल्ट आया है उसके बेस पर निकला। जैसे मैंने बस का एग्जांपल दिया, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बस एवरेज चली है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को हम ज्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, उसकी जगह हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को प्रेफर करते हैं। इंस्टेंटेनियस रेट क्या होती है? इंस्टेंटेनियस रेट होती है रेट ऑन दैट टाइम, रेट उस समय। जैसे आप बस के अंदर बैठे हो, बस के बोनेट पे बैठकर, और आप स्पीडोमीटर को देखा आपने, और उस समय स्पीडोमीटर 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बता रहा है, तो ये बिल्कुल सही है, ये स्पीड बिल्कुल सही है। यानी जो आपने ऑब्जर्व किया है वो हकीकत है, लेकिन एवरेज रेट हकीकत नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट रियल है। ठीक है, तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट को हम प्रेफर करते हैं। तो द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज कंटिन्यूअसली विद टाइम एक्सेप्ट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रेट फॉन्ट को अभी छोड़ दो, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप तो सीधा ब्लैक फॉन्ट रीड करेंगे, द रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज continuously with time, therefore average rate of reaction has no significance for the reaction, but instantaneous rate of reaction for a given instant of time does not change with time। मैंने क्या कहा, आप बस में खड़े हो, बिल्कुल ड्राइवर के पास में, ड्राइवर बस चला रहा है और उसके आप पास में खड़े हो, स्पीडोमीटर पर आपने रेट ऑफ रिएक्शन कितनी देखी, सॉरी बस की स्पीड कितनी देखी, 80 किलोमीटर पर रेट, 80 किलोमीटर पर आवर, तो वो सही है, क्योंकि आप जो देख रहे हो उसी स्पीड से बस चल रही है। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को हम प्रेफर करते हैं। एनसीईआरटी ने बुक में एक टेबल बना के इसको समझा रखा है, एग्जांपल 4.1 है, मैं इसको बता देता हूं, लेकिन हमको इसे लर्न नहीं करना है, इसके डेटा को भी इसके डेटा को लेके भी परेशान नहीं होना है। जैसे मैंने आपको बस का बहुत बढ़िया एग्जांपल दे दिया कि उदयपुर से अहमदाबाद गई, 250 किलोमीटर है, 5 घंटे में बस ने पहुंचा दिया, तो हम बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। तो क्या बस 50 किलोमीटर आवर से 1 घंटा भी चली थी? नहीं। ठीक है,
वो तो स्पीड बदलती गई और इंस्टेंटेनियस रेट एक्चुअल रेट होती है ऑन दैट टाइम। इसने कहा कि जैसे ये ब्यूटाइल क्लोराइड है, इसका हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ब्यूटाइल अल्कोहल बन रहा है। अब ये बोल रहे हैं कि है ना, इनिशियली इसका कंसंट्रेशन ये था, फिर ये वाला इनिशियल कंसंट्रेशन है, फिर 50 सेकंड बाद कंसंट्रेशन 0.090 हो गया। तो ये 50, 100 सेकंड, 150 सेकंड, 200, 300, 400, 700, 800 सेकंड, 800 सेकंड तक इस रिएक्शन की डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑब्जर्व की, जो लगातार कम होती जा रही है। जब इनिशियली कंसंट्रेशन हमने लिया था वो 0.1 मोल्स पर लीटर था और फाइनल 800 सेकंड बाद ये कंसंट्रेशन 0.017 मोल्स पर लीटर हो गई। कंसंट्रेशन कम होती गई, रेट ऑफ रिएक्शन कम होती रही। अब ये बोल रहा है कि ये एग्जांपल भी समझना जरूरी है, ये डेटा याद नहीं रखने हमको, इन डेटा के थ्रू हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। अब ये बोल रहा है कि पहले 50 सेकंड में ये रेट होगी, तो जैसे मैंने अभी I- वाला क्वेश्चन किया था ना, 2I- के एवरेज रेट निकाली, तो जब पहले 50 सेकंड में एवरेज रेट आई 1.9। कैलकुलेशन में मत जाओ बेटा, आप चाहो तो इसकी कैलकुलेशन करके देखोगे तो ये आंसर आएगा, ठीक है ना। ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया था कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। फर्स्ट 50 सेकंड में जो एवरेज रेट आई वो 1.9 मोल्स पर लीटर पर सेकंड आई। अब 50 सेकंड गुजरने के बाद रिएक्शन की स्पीड और कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि कंसंट्रेशन कम हो गई। मैंने बताया ना, शुरू से आपको बता रहा हूं मैं बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टाइम के साथ लगातार कम होती जाएगी, क्योंकि यहाँ इसका कंसंट्रेशन लगातार कम होता जाएगा। तो फर्स्ट टाइम स्लॉट में ये फास्ट चलेगी, सेकंड टाइम स्लॉट में और स्लो हो जाएगी, थर्ड टाइम स्लॉट में और स्लो हो जाएगी। तो यहाँ फर्स्ट टाइम स्लॉट था 0 से 50 सेकंड 1.9, अगला था 50 से 100 सेकंड के बीच में रिड्यूस हो गई, यानी पहले 50 सेकंड में एवरेज रेट आई 1.9, अगले 50 सेकंड में रेट आई 1.7, फिर 100 सेकंड के बाद 150 सेकंड तक एवरेज रेट आई 1.58, फिर उसके बाद 150 सेकंड खत्म होने के बाद 150 से 200 सेकंड के बीच में रेट आई 1.4, फिर उसके बाद तेजी से कम होने लग गई रेट और फिर 100 सेकंड का गैप लेने लग गए। आप देख लो 1.9 इनिशियल रेट, इनिशियल स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट में 1.9 थी, टाइम के साथ रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कम होती गई और लास्ट स्लॉट में आते आते 0.4 हो गई 1.9 से। अब हम ये सारी एवरेज रेट है अलग अलग टाइम स्लॉट की, ठीक है। अगर मैं इस रिएक्शन का 800 सेकंड वाला रेट निकालूं तो 1 2 3 4 5 6 7 इन सबको ऐड करके फिर जोड़ना पड़ेगा, वो ठीक है, वो छोड़ो अभी, ठीक है। यानी यहाँ से कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि कंसंट्रेशन एवरेज रेट हर टाइम स्लॉट में कम होती जा रही है। तो एवरेज रेट हमारे लिए सिग्निफिकेंट नहीं है, हमारे लिए सिग्निफिकेंट है इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट होती है द रेट एट अ पर्टिकुलर मोमेंट, एक निश्चित टाइम पर। जैसे इसी रिएक्शन के लिए कहा है कि 600 सेकंड पर, जैसे इंस्टेंटेनियस रेट हमने 600 सेकंड पे क्या निकाली, वो ये है, ये वाली है, ठीक है। तो किसी भी इंस्टेंस पर, किसी भी पॉइंट पर, मैंने बेस्ट एग्जांपल दे दिया, बस में बैठे हो, आधा पौन घंटा बस में बैठे, केबिन में आए, ड्राइवर के पास स्पीडोमीटर लगा हुआ है, आपने देखा 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो वो आपने जो ऑब्जर्व किया वो सही है, इसीलिए इंस्टेंटेनियस रेट को प्रेफर करते हैं। तो ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि व्हाई इंस्टेंटेनियस रेट इज प्रेफर्ड ओवर एवरेज रेट। तो मैं आज वाली क्लास यही कंप्लीट करूंगा और नेक्स्ट क्लास में और भी नए और अच्छे क्वेश्चन के और अच्छे कंसेप्ट के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।